बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। गिलगित बल्तिस्तान की सरज़मीन ज़रख़ेज़ भी है और मरदुम ख़ेज़ भी। इस सरज़मीन ने जहाँ मुअर्रिख़, अदीब और काबिल असातीज़ पैदा किए हैं, वहाँ वकला, जजेस, आर्मी ऑफिसर्स और बड़े बड़े CSPs न सिर्फ नेशनल लेवल पे इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनकी सलाहियतों का लोगों ने एतराफ़ किया। आज के हमारे पॉडकास्ट सीरीज के मेहमान खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे ही होनहार और काबिल फ़ख्र सपूत जिन्होंने हाल ही में CSS का मारिका सर किया है। और ये भी एक अहम बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान से सिर्फ 4 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही उसमें कामयाब हो सके। उनमें से एक साहिब के साथ आज हम मौजूद हैं। इनका ताल्लुक गिलगित शहर के नवाही इलाके जलालाबाद से है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहम्मद रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने सेलिब्रेशन में से ज़ाहिर मसरूफियात होती हैं, मेहमान आते हैं, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी की तालीम के बारे में बताइएगा। जी, मेरी जो स्कूलिंग हुई मैट्रिकुलेशन तक मैं द लर्निंग एकेडमी गिलगित में पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कैडेट कॉलेज चला गया, जहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं GC यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया था, जहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की इन 2023। तो ये मेरी एकेडमिक जर्नी थी। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अपनी CSS की जो जर्नी है, फिर मैंने उसको अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो इनिशिएट किया था। ग्रेजुएशन आपने यूनिवर्सिटी में किस डिसिप्लिन में की? जी, मेरा मेजर जो था वो पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल। जी, और उसके साथ मेरे 2 माइनर सब्जेक्ट्स भी थे। उसमें एक लॉ था और एक हिस्ट्री था। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो ग्रेजुएशन की जो है वो एक डिग्री थी। आपने सोशल साइंसेज की डिग्री हासिल की। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं आप। जी। आपको ये CSS करने का ख्याल कैसे आया? वैसे आमतौर पर हमारे मैट्रिक में बाद आजकल के बच्चे जो हैं मसलन आर्मी ज्वाइन करने का, कमीशन हासिल करने का जो है फैसला करते हैं, सोचते हैं। तो आपका भी कुछ मैट्रिक इंटरमीडिएट में ये ख्याल आया था? नहीं, एक्चुअली इनिशियली मेरा माइंड था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, और अच्छा। उसी के लिए ही मैंने कैडेट कॉलेज जो है वो मैं चला अच्छा गया अच्छा। था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2 दफ़ा SSB चला गया, बट दोनों दफ़ा मैं नॉट रिकमेंड हो गया। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो जो इनिशियल साल थे उसमें भी मेरा माइंड नहीं था CSS का। बट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूँ कि GC यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है। GC ब्यूरोक्रेसी के अंदर यस, उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, नॉट बिल्कुल। ओनली इन ब्यूरोक्रेसी, साइंसेस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े नाम जो है GC यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किए हैं। सो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं गया, वहाँ पर इस तरह का माहौल मैंने देखा, और मेरे जो बैचमेट्स थे, यार दोस्त थे, तो वो सब जो है वो इस चीज़ की बातें करते थे, वो इस चीज़ के लिए तैयारी करते थे। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, और फिर मुझे पता चला कि ये क्या चीज़ है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दोस्तों से इस चीज़ के बारे में पता किया और इन्फॉर्मेशन में लेता गया। और जब मैं 4th सेमेस्टर तक आया, उस वक्त तक मैं समझ चुका था कि ये क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए। सो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के ऊपर काम किया, क्योंकि वहाँ पूरा इन्वायरमेंट इस तरह का था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। वो प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट था जिसने ये चीज़ इनकलकेट की मेरे अंदर, और मुझे ये चीज़ अचीव करने में मददगार साबित हो गई। रजा साहब, आप ये समझते हैं कि आपने तो इन्वायरमेंट से सीखा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन्वायरमेंट से भी सीख नहीं पाते हैं, लेकिन उनके अंदर आपकी तरह CSS करने की कैपेसिटी तो होती है, उनकी एक तरह से कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। इसमें कमी बेची देखते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि CSS करने के लिए डायरेक्शन और मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इवन आप बहुत कैपेबल हैं, आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास नॉलेज है, बट अगर आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है तो आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको मेंटरशिप चाहिए, और इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। आपको स्क्रीनिंग सबसे पहले क्लियर करनी होती हैं, फिर आप रिटन की तैयारी करते हो, फिर आप साइकोलॉजिकल की करते हो, फिर आप इंटरव्यू की करते हो। तो इसमें बहुत सारे फेजेस इन्वॉल्व हैं।
तो अब हर फेस को जो है ना डिटेल में समझने के लिए और उसको एक्सेल करने के लिए आपको कोई ना कोई मेंटर चाहिए होता है, कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है। तो फिर यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें ये कि मेरी इस जर्नी के अंदर मेरे पास बहुत सारे मेंटर्स थे, रोल मॉडल्स थे, जिनको मैंने फॉलो किया, जिन जिन लोगों ने मुझे वो गाइडेंस प्रोवाइड की, जिसकी मदद से जो है वो मैं ये गोल अचीव कर पाया। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट मेंटरशिप आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। आप कर तो सकते हैं बट ये आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो साल जो है वो आपको देने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। रजा साहब, आप क्या समझते हैं, मसलन बच्चों को जो एस्पायरेंट्स हैं, सीएसएस जो करना चाहते हैं, हमारी यूथ इस तरफ आना चाहती है, तो यानी इंटरमीडिएट की सतह पे उन की जो है ग्रूमिंग शुरू होनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि आप स्पेसिफिकली आप सीएसएस फोकस नहीं होना चाहिए एक बच्चे को इंटरमीडिएट में। वो एक बहुत यंग लेवल होता है और उस टाइम पे जो एक बच्चा होता है उसका माइंड भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो प्रोसेस कर सकता है। अगर आपको यूनी डायरेक्शनल करके अगर आप सिर्फ एक ही इस चीज़ के अंदर फोकस करवाएंगे तो मे बी ये एक हाईली कम्पिटिटिव जो है वो एक एग्ज़ाम है, तो मे बी वो बच्चा कल को सक्सेसफुल ना हो पाए, मे बी उसकी पर्सनैलिटी इस जॉब के नेचर से मैच ना कर पाए, क्या पता कल को मेंटली स्ट्रगल करे इस जॉब के अंदर आकर, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा और ये रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि कोई बच्चा जो है ना अपने मैट्रिकुलेशन के बाद ही इन चीज़ों को लेके चले। अच्छा है कि उसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक बच्चा पढ़े, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े, रीडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बट आप इसको जो है ना सीएसएस टारगेट करके आप ऐसा मत करें, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है। सही। रजा साहब, वैसे एक तसव्वुर है सीएसएस के बारे में कि कम से कम 12 घंटे एटलीस्ट पढ़ना ज़रूरी है, क्या सचमुच ऐसा है? देखें, ये पढ़ने का और ये जो सीएसएस के अंदर आपको कितनी टाइम रिक्वायर्ड है, आप कितने घंटे पढ़ने चाहिए, जी एक अच्छे टाइम जो है रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर कि आपने पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे पढ़ के आप क्लियर करें, ये पॉसिबल नहीं है। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, एटलीस्ट उनको पढ़ने के लिए पूरा जो सिलेबस होता है उसको समझने के लिए या उसको याद करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। एक बच्चा 5 घंटे में वो चीज़ें कर लेता है, एक बच्चा 8 घंटे में वो चीज़ें कर लेता है, एक बच्चा 12 घंटे में वो कर लेता है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप वन सेटिंग के अंदर आप 8 बजे बैठ गए और रात 8 बजे तक आप पढ़ रहे हो, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आपका माइंड इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, स्टोर नहीं कर पाता। आप रीड तो कर लेंगे बट वो उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं होगा, मे बी आप 2 दिन बाद भूल जाएं उसे। बिल्कुल। तो उसको ना आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करें। आज आपने थोड़ा पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, या आप ये कि 2 घंटे की एक सेटिंग कर ली, फिर ब्रेक हो गया, फिर 2 घंटे की सेटिंग हो गई, फिर ब्रेक हो गया। तो आप इस तरह इसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करके आप ये कह सकते हैं कि जी 12 घंटे मैंने एक दिन में पढ़ाई की। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि आप वन सिटिंग के अंदर 12 घंटे की। सही। रजा साहब, ये बताइएगा कि सीएसएस करने के लिए इंग्लिश में महारत कितनी जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजी एक बेसिक जो है ना रिक्वायरमेंट है इसका, क्योंकि जितने पेपर्स होते हैं वो सारे अंग्रेजी में होते हैं और उसके अलावा आपका इंटरव्यू है वो भी अंग्रेजी में होता है। तो अंग्रेज़ी में महारत बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें आपने ग्रामेटिकल एरर्स का ख्याल रखना होता है और उसके अलावा और जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो राइटिंग एक्सप्रेशन होता है आपका, उसको अच्छा करना होता है। क्योंकि आप देखें, आप अपने ख्यालात एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे हो और उसको आपने अंग्रेज़ी में एक्सप्रेस करना है। तो अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं हैं, अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे या फेल कर जाओगे। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश में महारत जो है वो बहुत अहम है, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए। दादा साहब, जब आपने सीएसएस करने का फैसला किया कि हर सूरत में करना है, तो आपने बकिया तमाम एक्टिविटीज ऑफ की, या जैसे हमारी यंग जनरेशन आजकल पिंडी इस्लामाबाद में कैफेज में जो है वो चाय और सिगरेट के दौर भी चलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी होता रहा साथ साथ में, या बिल्कुल ही तमाम एक्टिविटीज जो है आपके ऑफ रही? जो मेरी जो लाइफ स्टाइल थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम, वो एक अनकन्वेंशनल थी थोड़ी सी। मेरा ये था कि जी मैं सुबह जल्दी उठता था और फिर नाश्ता वगैरह करके मैं लाइब्रेरी चला जाता था, फिर मैं 4-5 बजे वापस आता था और फिर मैं रनिंग के लिए चला जाता था। तो मैं 1-1.5 घंटे रनिंग कर लेता था, फिर उसके बाद आता था और मगरिब का टाइम हो जाता था, नमाज़ पढ़ ली, फिर आपका एक और जो है ना स्टडी सेशन हो जाता था। तो कभी कभी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा साल ये चीज़ करता था,
इवन कभी कोई सैटरडे संडे ऑफ भी हो जाता था। और ये लाइब्रेरी का स्केड्यूल भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, कभी मैं रूम में बैठ के पढ़ता था तो कभी मैं लाइब्रेरी जाके, तो मेरा ये था। बाकी कैफ़ेज़ जाना और ये चीज़ जो है वो सिटीज़ के अंदर एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मॉडर्न सिटीज़ में अगर आप हॉस्टल में हैं, फ्लैट में हैं, तो आपके एक फ्रेंड सर्कल होता है, आपके यार दोस्त होते हैं। और उसमें ये चीज़ मुझे लगता है कि डिस्कशंस अहम होती हैं, आप जाके चीज़ें शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल भी होती हैं। तो आपका एक सर्कल होता है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। ऐसा नहीं है कि आप कम्प्लीटली ऑफ हो जाते हो और बस सारा कुछ जो है ना आपने साइड लाइन कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं था। बैलेंस थी चीज़ें और फ्रेंड सर्कल भी था और जो एकेडमिक जर्नी भी वो भी थी, दोनों मेंटेन थी। अच्छा, सीएसएस करने का फैसला करे कोई स्टूडेंट तो उसको स्ट्रिक्ट रहना होगा अपने सिलेबस के साथ, या उसको दीगर स्टडीज भी करनी होती हैं, पॉलिटिक्स, कल्चर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे जो हैं किताबें लिखी गई हैं, तो उनका पढ़ना भी जरूरी? आई बिलीव कि इनिशियली आपको अपने सिलेबस तक ही महदूद रहना होता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब फोकस्ड रहें उसमें। जी, फोकस्ड रहेंगे तो आप उसको कवर कर पाएंगे, फिर आप जो है ना उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप जनरल स्टडी करते हो किताबों को तो वो आपके नॉलेज में इजाफा हो सकता है, बट आपके सिलेबस से जो है ना वो चीज़ें रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है और आपकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं, लेट सपोज आपने कोई पॉलिटिक्स पे बुक पढ़ी, आपने हिस्ट्री पे पढ़ी, आपने जियोग्राफी पे कोई बुक पढ़ी, तो वो वैल्यू एडिशन हो सकती है आपके सिलेबस के अंदर। अगर आपने ऑप्शनल में अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखी है तो आपने गवर्नेंस के ऊपर अगर कोई बुक पढ़ी है तो वो आपको एड अप करेगी आपके नॉलेज के अंदर, आपके पेपर के अंदर जो है ना वो चीज़ें हेल्प करेंगे उस बुक की जो नॉलेज है वो, तो वो एड अप कर सकती हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनिशियली आप अपना कोर्स जो है वो कवर करें, उसके बाद आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, या अपने यूनिवर्सिटी डेज़ के अंदर आप एक अच्छे बुक रीडर हो सकते हैं, क्योंकि वो नॉलेज अल्टीमेटली जाके आपकी तैयारी के अंदर एड अप होगा। अच्छा रजा साहब, ये बताइएगा कि सीएसएस करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का किरदार कितना अहम होता है? मुझे लगता है कि आपके ऑप्शनल्स जितने ज़्यादा स्कोरिंग होंगे उतना आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा, तो फिर आप मेरिट में इतने ही ऊपर आएंगे। अगर आपके ऑप्शनल्स अच्छे नहीं हैं और आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप मेरिट में उतने ही नीचे आएंगे। तो जब आप अपने ऑप्शनल्स सेलेक्ट करते हो तो वो बहुत केयरफुली आप उनको सेलेक्ट करें। आप उस साल के या प्रीवियस ईयर की स्कोरिंग ट्रेंड को आप देखें, उसके बाद आप ये देखें कि आपका अपना इंटरेस्ट कितना है। समटाइम्स ये होता है कि आप सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड देख के आप चीज़ों को कर लेते हो, बट आपका अपना इंटरेस्ट उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से आप उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना रिक्वायर्ड होता है। मे बी स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा नहीं था बट आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा था उस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपने वो चीज़ें पढ़ ली और फिर अल्टीमेटली आपका जो है वो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अच्छा हो गया। जहाँ तक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोरिंग के लिए ऐसे भी सब्जेक्ट्स लेते हैं जिंदगी में कभी उन्होंने पढ़ा नहीं होता, जैसे पर्शियन, पंजाबी, तो ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते हैं। जी जी, ऐसा होता है एक्चुअली। सीएसएस के अंदर पंजाबी जो है वो एक बहुत ज़्यादा टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में आता है, ये बहुत अच्छा स्कोर देता है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर उसी तरह पश्तू है, बलोची है, सिंधी है, तो जितनी भी एथनिक लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लोग इनको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोर देते हैं आपको। और इसी तरह फिर लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं, फिजिक्स भी कर लेते हैं, तो वो भी बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एक अच्छा वो होता है, चॉइस होती है सब्जेक्ट जो आपको अच्छा स्कोर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने स्कोर ही करना होता है, आपने लोकेशन लेनी होती है, बिल्कुल, तो इसलिए आप वही सब्जेक्ट्स का जो है जो ज्यादा आपको स्कोर देंगे। रजा साहब ये बताइएगा कि सेल्फ स्टडी बेहतर है या कोई एकेडमी ज्वाइन करनी भी जरूरी है? मुझे लगता है कि इसमें दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। समटाइम्स आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, आपके पास कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, फिर आपको चाहिए कि आप एकेडमी चले जाएं, फिर एकेडमी वाले आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको फिर डायरेक्शन देंगे वो। अगर आपके पास लोग हैं गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हैं चीज़ें, आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके पास है कोई गाइड करने वाला तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद एक सीएसएस एस्पायरेंट के लिए कम से कम कितने साल दरकार होते हैं ताकि वो ठीक तरीके से तैयारी कर सकें? देखिए, इसमें ना फिर वही होती है कि वो एक कैंडिडेट या एक इंडिविजुअल होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है जिसका नॉलेज बैकग्राउंड जो है वो ठीक है, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उसको उतना ही कम टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो उतने कम टाइम में कर लेगा। एक बच्चा है जिसकी रीडिंग भी अच्छी नहीं है, नॉलेज भी अच्छा नहीं है,
और उसके राइटिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। किसी इसके अंदर कोई गोल्डन रूल नहीं है कि जो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। हर कैंडिडेट, हर बच्चा डिफरेंट है इसके अंदर, और हर बच्चे की जर्नी डिफरेंट होगी। तो अब कुछ लोग होते हैं जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। तो वो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है, उसकी अपनी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग क्या है चीज़ों को लेकर, वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को पिक कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, फिर उनको रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हर किसी के लिए, हर किसी की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो किसी एक मेथड जो है ना वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, मे भी वो किसी और के लिए प्रोडक्टिव ना हो, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, पर्सनालिटी डिफरेंट है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये डिफरेंट है। कुछ के लिए 3 साल भी लग सकते हैं, कुछ के लिए 5 साल भी लग सकते हैं, कुछ के लिए 1 साल भी लग सकता है, कुछ के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये हर किसी को डिफरेंट है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपने राइटिंग स्किल की बात की रजा साहब, कितना इम्पोर्टेंट है कि एक स्टूडेंट को जो है उसकी रिटन कम्युनिकेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो, या सिर्फ जस्ट पढ़ाई काफ़ी होती है? मुझे लगता है कि राइटिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इस जर्नी के अंदर, स्पेशली आफ्टर 2020, क्योंकि उसके बाद जो पेपर्स आते हैं वो बहुत एनालिटिकल पेपर्स आते हैं। तो सिंपल रीडिंग से आप चीज़ों को ये कवर नहीं कर सकते हैं। जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी तब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। जब आप अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छा एक्सप्रेशन देखोगे, तब आप एक अच्छा एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर पाओगे। तो विदाउट गुड रीडिंग आप एक गुड राइटर जो है वो नहीं बन सकते। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप 3 महीने लिखोगे और आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये टाइम लगता है राइटिंग इम्प्रूव करने में। 1-1.5 महीने में तो आप सिर्फ पता लगा लेते हो कि जी मेरी राइटिंग के अंदर एक्चुअल इश्यूज़ क्या हैं। बिल्कुल। फिर 3-4 महीने आप लिखते हो चीज़ों को, फिर आपको अच्छा लिख सकते हो, अवेयरनेस के साथ लिखते हो। आपको पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो अच्छा बनाया कि बुरा बनाया, वो जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं वो बुरे हैं या अच्छे हैं, तब आप जाके एक अच्छे राइटर बनते हो। और जो जितना अच्छा लिखेगा वो उतना अच्छा पेपर प्रोड्यूस करेगा और अच्छा स्कोर लेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं, रीडिंग, राइटिंग से और राइटिंग स्कोर से। तो आप सब चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, इसके लिए काम करना होता है। अच्छा रजा साहब, ये बताइएगा कि एक स्टूडेंट सीएसएस क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू के मरहले में पहुंच जाता है तो जाहिर है वो एक पर्सनालिटी असेसमेंट होती है, तो इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कितनी अहमियत रखती है? वो ड्रेसिंग जो है वो उसका एक हिस्सा होता है। अच्छा। उसके जो है ना, विदाउट आप कोई रफ या कोई कैजुअल ड्रेस में आप नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो उसके लिए उनका जो एक रिक्वायर्ड होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट उन लोगों ने दिया होता है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो आपको वो चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करनी होती हैं। और अगर आप कैजुअली जाओगे तो ऑब्वियसली आपको जो है ना उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो इंटरव्यू के जो कानून होते हैं उनके ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मल ड्रेस के अंदर जाएं और अपने आप को प्रेजेंट करें, और इंटरव्यू देने का जो एक प्रॉपर तरीका है उसको फॉलो करें। तो इस एग्ज़ाम के अंदर जो इंटरव्यू होता है उसमें भी जो है ना ये चीज़ें फॉलो करवाई जाती हैं, और इसको आपने प्रॉपरली ड्रेस होके जाना होता है। अच्छा रजा साहब, वैसे पैनलिस्ट जो हैं वो 3-4 जितने भी होते हैं, सवालात किस तर्ज के ज़्यादा वो पूछते हैं? आपके पॉलिटिकल, कोई हिस्टोरिकल, रिलीजियस, या आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से? देखिए, इसमें हर तरह के सवाल होते हैं। अच्छा। ये कोई 10-15 मिनट का इंटरव्यू नहीं होता है, एक लॉन्ग इंटरव्यू होता है, और इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी से एसेस किया जाता है। बिल्कुल। आपकी जो एकेडमिक जर्नी है उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपका बैकग्राउंड है, आप किस इलाके से हैं, किस प्रोविंस से हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। आपकी जो डिग्री होती है उसके बारे में पूछा जाता है। आपने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। आपके प्रोविंस के इश्यूज़ क्या हैं, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्या ओवरऑल इश्यूज़ हैं वो बताएं। और उसके साथ जो नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। या जो हॉट बर्निंग इश्यूज़ होते हैं उस टाइम के, चाहे वो टेररिज्म से हो, चाहे वो जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस हो, इंडिया के साथ रिलेशंस हो, तो हर चीज़ डिस्कस होती है। और इवन इंटरनेशनल लेवल के भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, और जो दूसरे पैनलिस्ट होते हैं वो फिर इन चीज़ों से भी आपके सवाल जो है ना आपसे पूछते हैं। अच्छा रजा साहब, अपने प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे यूथ के लिए जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या एक प्रोफेशनल नसीहत करेंगे या कोई मैसेज देंगे? मैं
यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, एक अच्छा रीडिंग हैबिट डेवलप करें और अपनी राइटिंग इम्प्रूव करें। अगर आप सीएसएस देना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये चीज़ें अगर आप अभी करोगे तो आपको उस टाइम पे जाकर स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, आपका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसके साथ साथ अपने नॉलेज का जो होता है, आपकी जो बेस होती है नॉलेज बेस, उसको भी इम्प्रूव करें। डिफरेंट बुक्स पढ़ें, अपनी इकोनॉमी के ऊपर बुक्स पढ़ें और आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बुक्स पढ़ें, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज है वो उतना ही आपके लिए जो है ना वो एक अच्छा जो है ना वो साबित होगा, एडवांटेज जो है हम कह सकते हैं साबित होगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको जाके इस जर्नी के अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उसके साथ अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें। विदाउट डिसिप्लिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो एक डिसिप्लिन बंदा ही ये चीज़ें कर सकता है। या आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो पॉसिबल नहीं है, मसलन आप कुछ करें और एक तरफ फिर सीएसएस का भी जी 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 फोकस्ड। जी जी, उसके साथ एक चीज़ ये भी है कि आप आजकल सोशल मीडिया का जी जो जी है ना वो जी। चल रहा है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मेजर चैलेंज है, मैं ये समझता हूँ यूथ के कि लिए अपने आप स्पेशली। को डिसिप्लिन रखना और फोकस्ड रखना इस जर्नी के अंदर। और सोशल मीडिया आपको हर तरह जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल। तो इसमें आपने अपने आप को कंट्रोल करना होता है। मैं यही कहूँगा कि आप लिमिट करें अपने सोशल मीडिया यूज़ को। जितना ज़्यादा लिमिट करेंगे उतना आप फोकस्ड रहेंगे, उतना आप डिसिप्लिन रहेंगे। अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है। वेस्ट हो तो यही चीज़ें हैं कि अच्छा पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, उस नॉलेज को स्टोर करें, हो सकता है तो उसको नोट भी कर लें। और फिर आप जो है ना वो अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको जितना जल्दी उनको आप शुरू करोगे उतना आपके लिए फेवरेबल होगा। और तीसरी चीज़ डिसिप्लिन रहें, फोकस्ड रहें। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कामयाब कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू अनवर भाई, थैंक यू बहुत बहुत बहुत। शुक्रिया।